सबको देख लेना गौतम सर को। अपने अपने सोच रहे हैं कि हम तालियां क्यों बजा रहे होंगे। बहुत दिनों के बाद इनकी आज जेपीएससी, ऐसे पिछले बार भी 2 बार ये इंटरव्यू तक छट चुके हैं और इस बार फिर इंटरव्यू 28 तारीख को जाने वाले हैं और हम लोग सब मिलकर गॉड से प्रार्थना करते हैं कि इनकी इंटरव्यू सक्सेस हो जाए, है ना, और ताकि पुनः फिर तालियां हम लोग को बजाने की एक मौका मिले और साथ साथ मिठाई भी खाने का एक मौका मिले, राइट है। और एक डीएसपी रैंक पर जाने का पूरी उम्मीद है ना। आप देखिए, आप लोग इनकी एज देख रहे हैं ना, इतनी एज तक अपनी पढ़ाई को कायम रखे रहे। हम लोग छोटी सी उम्र में हिम्मत हार जाते हैं, है ना। हिम्मत हारना नहीं है, एकदम अंतिम पड़ाव पर लगे रहना है। बहुत डिप्रेशन में चले गए सर, ऐसी बात नहीं है। इतनी डिप्रेशन में चले गए, घर परिवार सब छूट गया अपनी जॉब के चक्कर में। उनके छोटे भाई का भी विवाह हो चुकी है, राइट है। लेकिन ये जो चीज को ठाना है वो अब देखिए सफलता की ओर है। जब ये सफल हो जाएंगे पूरी तरह से, तब इनसे हम लोग को प्रेरणा लेने की और जरूरत होगी, है ना साथियों। चलिए, विशेष तो सर आपके बीच से बहुत अच्छा क्लास देते हैं और बहुत मन से पढ़ाते हैं और इनसे हमें भी सीख मिलती है। क्लास रहती है 4 बजे तो पहुंच जाते हैं 3:50 में, है ना। और हमें कहते हैं सर टाइम पर छोड़ दीजिए और हम ही नहीं छोड़ पाते हैं। क्लास इनका बड़ा बेहतर रहता है और 10 साल से हमारे यहाँ सेवा दे रहे हैं, 80 10 सालों से सेवा दे रहे हैं। और इनका एक भी विद्यार्थी, है ना, इतना दिल से मानते हैं। एक भी विद्यार्थी जो है इतने दिल से मानते हैं, हमेशा याद करते हैं। अभी बोलते सर गौतम सर का क्लास शुरू हो गई, झारखंड का क्लास शुरू नहीं हुई है, अब सर जाने वाले हैं, है ना। जॉब में चले जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए अभी मैंने रोक के रखा है। चलिए ठीक है, आप लोग उम्मीद रखिए। एक बार जोरदार ताली इस कामना के लिए इनकी भगत बन जाए। अरे जाएंगे तो इनके भाई भी इंग्लिश यही पढ़ाते थे, नाम था नीतीश कुमार। पढ़ाते पढ़ाते उनकी भी जॉब लग गई, सही थे। तो जॉब लग गई तो बच्चे तो पढ़ते थे, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए। रोज अगर आज हाथी भगा के आए बाबू तुम लोग को पढ़ाने के लिए, है ना, हाथी भगा के आते थे। और यहाँ सोचिए इतनी मेहनत, उधर ड्यूटी कर रहे हैं, रात में हाथी भगाने में लग बिजी हैं और सुबह यहाँ क्लास। एक दिन तो ट्रेनिंग चल रहा था यहीं पे फॉरेस्ट में, हाँ, सुबह सुबह 6 बजे क्लास था, बाउंड्री टप के आ गए हाफ पैंट पर, है ना। अगर सज धज के निकलते ना तो बॉस है थोड़ा सुनाता, इसलिए हमने निकल गया वॉकिंग के बहाने और क्लास लेके। चलिए, अब इनसे भी उम्मीद रखते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से सफल हो जाए। आप लोग को पॉलिटिकल क्लास दे रहे हैं, है ना, ऐसे पॉलिटिकल कंप्लीट हो जाएगा। हाँ? अचानक बहुत लोग भर गए हैं। दूसरा बैच के लोग घुस गए क्या? तो बारिश के चलते नहीं गए? चलिए, आज ही पर क्लास है मेरा, 4 दिन छुट्टी में जा रहे हैं। छुट्टी चाहिए 4 दिन की नहीं चाहिए? दिन नहीं बचा हुआ है। देखिए 28 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, 29 तारीख का इंटरव्यू है और 30 तारीख के मेडिकल है। सब सोच सकते हैं कितना तारीख हो गया? 23 भी खत्म, 24, 25, 26, 27 है।
तो 28 मेरा संडे है। ठीक ना। चलिए 4 दिन छुट्टी में जा रहे हैं, फिर आएंगे। अब कितना दिन रहेंगे वो गारंटी नहीं है, आगे भी रह सकते हैं। ये था, आप लोग नहीं समझ रहे होंगे कि कौन सा रिजल्ट है। ये जेपीएससी बैकलॉग का है, नाम सुने हैं? जेपीएससी बैकलॉग का था। पूरा झारखंड में मात्र 10 सीट, टोटल झारखंड में 10 ही सीट है, ठीक ना। उसमें 5 सीट बीसी 2 का, 1 सीट बीसी 1 का और 4 सीट एसटी का। अब बोलिएगा सर एससी नहीं, जनरल नहीं है। बैकलॉग होता है कि जो वैकेंसी में सीट बच जाता है उसे बैकलॉग में भेज दिया जाता है। जैसे सीट नहीं भर पाता है ना, या तो किसी तरह से विज्ञापन नहीं किया, कटौती कर लिया, एथी बन गया रोस्टर और फिर काट लिया वैकेंसी में सीट, तो वो सीट कहाँ चल जाता है? बैकलॉग में चला जाता है, ठीक ना। तो वही सीट ये जो है ना 10 सीट बैकलॉग में निकला था। कब निकला था ये? 2017 की वैकेंसी है, अभी का वैकेंसी नहीं है। अब पूरा झारखंड में 2017 में जो होता है 10 सीट के लिए भरे थे, उसमें से पीटी भी मेरा निकल गया, मेंस भी निकल गया, अब बच गया इंटरव्यू, ठीक ना। अब इंटरव्यू भी भगवान करे हो जाए, ठीक ना। ये मेरा जो है ना बैकबोन चल रहा है। बैकबोन मतलब समझे, सपोर्टिंग एथी के रूप में काम कर रहा है। क्योंकि अभी जानते होंगे कि 11 जेपीएससी का भी मेंस हुआ है, 11 से 13 जेपीएससी। मेरा पहले ये पीटी हुआ, पीटी थोड़ा सा इसमें कमी रह गया। 11 जेपीएससी में पीटी बढ़िया रहा। मेंस में पहले मेंस हुआ इसका बैकलॉग का, थोड़ा सा कमी रह गया खोटा में। अब इसमें खोटा में जबरदस्त रहा, जितना कमी इसमें रहते गया उतना बेहतर होते गया, ठीक ना। अब भाई इधर इंटरव्यू आ गया, भगवान करे इसमें हो जाए, नहीं तो दूसरा भी ऑप्शन कहां पर है? 11 जेपीएससी में, ठीक ना। तो इसका इंटरव्यू खत्म होगा, उसका इंटरव्यू तुरंत 1 सप्ताह अंदर। और इससे बैकलॉग का जो मेरा था, जो मेरा मेंस गया है, उससे काफी बेटर मेरा मेंस इसमें गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि दोनों में से कहीं कहीं अटक जाएंगे। अब भटकने से बढ़िया लटकना अच्छा है। अब समझ गए बैकलॉग क्या है। अब जो हम लोग में 5 सीट है, 5 सीट में सब मजेदार सीट है। 4 सीट जो है ना डीएसपी का है, और 1 सीट जो है जेल सुप्रिंटेंडेंट का, जेलर का है, समझे। इसीलिए लोग जो होता है इस पर ज्यादा जोर दे रहा था कि हम डीएसपी बन जाएंगे। डीएसपी बनने की इच्छा रहता है ना, डीएसपी वीडियो। तो 4 सीट जो है डीएसपी का ही 5 सीट में। शुरू करते हैं। कहां तक हुआ था कल? कहां तक हुआ था? है? एक तो दूसरा था ना, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। आवाज ज्यादा नहीं ना है। एक्ट ऑफ कब बना था? 1781। इसमें क्या प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? कोई बताइए। 2 कारण मैंने 2 गो उसमें जो प्रावधान किया गया था। साउंड ज्यादा है? ऐसे भी मेरा साउंड ज्यादा है। अब इसका लगा लिए तो और नहीं होगा। अब ठीक है, निकाल दें हैं? मेरा ऐसा ही साउंड बहुत दूर है, दूसरा के घर चल जाता होगा मेरा साउंड। अभी तो कहाँ कहाँ चल जाता होगा, धोबिया तालाब तक।
है ठीक। चलिए धीरे धीरे, कोई बताइएगा पिछले क्लास में कौन थे? 4 प्रावधान लिखाए थे, कोई नहीं? सब यहाँ जाता है ना तख्ता पर रख देता है, घर में रहता है ना, गांव घर में देखते होंगे एक रहता है खिड़की, जग रख दिया, बच्चा में देखे बच्चा आता है बैग फेंकता है, मम्मी जा रहे हैं खेलने, उसी तरह आप लोग का हाल है। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान था? 4 प्रावधान बताए थे। पहला, बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, बताए थे। अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किसको कर दिया गया था? बॉम्बे और हैदराबाद, बॉम्बे और मद्रास, ठीक ना? पहला पॉइंट वही था ना। दूसरा पॉइंट था कि 1774 में 1700 क्या किया गया था? कलकत्ता में क्या उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया गया था। कितना मुख्य न्यायाधीश था? 4 मुख्य न्यायाधीश था। एक ही ना मुख्य न्यायाधीश रहता है, टोटल बोलते सदस्य तो 4, मुख्य न्यायाधीश कितना? 1। कौन था? सर एलिजा इम्पे। और 3 अन्य न्यायाधीश, चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। ये 3 अन्य न्यायाधीश था, 1 मुख्य न्यायाधीश था, ठीक ना? आगे क्या पॉइंट था? 2 तो हो गया। तीसरा पॉइंट कि कोई भी एक उसमें भी पॉइंट था कि कोई भी कंपनी के कर्मचारी अधिकारी किसी से रिश्वत नहीं लेगा, किसी से उपहार नहीं लेगा, था ना प्रावधान? और निजी व्यापार भी नहीं कर सकता था, ठीक ना? एक और पॉइंट क्या था? है क्या चीज? सब खत्म। बंगाल के प्रेसिडेंसी में एक सरकार बनाई गई थी। कितने लोग था? 4 लोग था, 1 गवर्नर जनरल और 4 अन्य सदस्य। चारों क्या करता था? मिलकर काम करता था, जैसे भी मुख्यमंत्री और उसके मंत्री परिषद है ना, तो उसी प्रकार से जो सरकार था उस समय गवर्नर जनरल था बंगाल में और 4 अन्य सदस्य था। सभी 5 क्या करता था? मिलकर काम करता था। वही ना बताए थे। देखिए, जो लोग नहीं आए थे उनको आज समझ में ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि पिछला का एक क्लास था। शॉर्टकट में बता देते हैं कि भारत जो है जब 1700, थोड़ा शॉर्टकट में ब्रीफ कर देते पिछला, ताकि समझ में आ जाएगा कि क्या है। 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध। 1764 में क्या हुआ? बक्सर का युद्ध। 1764 का जब बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद भारत में कोई भी वैसी शक्ति नहीं बची जो अंग्रेजों से सामना कर सकता था। अंग्रेजों का भाग विधाता, भारत का भाग विधाता कौन हो गया? अंग्रेज हो गया, ठीक ना? अंग्रेज ऐसा चाहेगा अब, क्योंकि उसके खिलाफ कोई बोलने वाला है नहीं, उसके खिलाफ लड़ने वाला कोई नहीं, ठीक ना? तब जब उस समय 1764 के बाद जब भारत का सारा अधिकार किसके हाथ में चला गया? अंग्रेजों का। तो भारत क्या हो गया? अंग्रेजों का, ब्रिटेन का गुलाम हो गया, उपनिवेश हो गया। उपनिवेश किसको कहते हैं? हाँ, जब किसी देश का राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था दूसरे हाथों में चला जाता है, दूसरे देशों का, तब उस देश का यह देश क्या हो जाएगा? गुलाम हो जाएगा, उपनिवेश हो जाएगा। भारत भी जो है गुलाम हो गया, उपनिवेश हो गया। अब मेरा तो मालिक कौन हो गया? हो गया। अब ब्रिटेन जैसे चाहेगा वैसे ही चलाएगा। अब ब्रिटेन में नियम कानून कैसे चलता है वो यहाँ पर चलाएगा। सुने होंगे ब्रिटेन एक ऐसा देश है विश्व का जहां पर संविधान लिखित है। क्या लिखित है? अलिखित है। वहां का संविधान अलिखित है। अलिखित का मतलब है कि वहां संविधान नहीं है, अधिनियम बनते जाता है और अधिनियम के तहत
शासन होता है। भारत में भी वही शासन अपनाया। यहाँ पर भी जो होता है, जो अंग्रेज काम कर रहा था, तो अंग्रेज जो काम कर रहे, माने अंग्रेज जो यहाँ शासन करेगा उसके लिए कोई नियम कानून होगा ना, क्योंकि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का पहले क्यों आया था, क्या करने के लिए, व्यापार करने आया था। अधिकार पत्र दिया गया था कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को एलिजाबेथ के द्वारा कि आप जाइए और व्यापार कीजिए। व्यापार करते करते वो कौन सा नीति अपनाया था, विस्तारवादी नीति अपनाया था, साम्राज्यवादी नीति अपनाया था, पूरा भारत में वो फैल गया। जब साम्राज्यवादी नीति अपनाया, विस्तारवादी नीति अपनाया, उसके बाद कौन सा नीति अपना लिया, उपनिवेशवाद का नीति अपनाया। बोला अब तो विस्तार कर लिए, पूरा साम्राज्य फैल गया, अब भारत को अपने अधिकार में ले लेते हैं, ठीक ना। धीरे धीरे आदमी की, इसीलिए ज्यादा देर तक किसी को बसाना नहीं चाहिए, धीरे धीरे वो पूरा अधिकार में ले लिया, उपनिवेश ले लिए, हो गया भारत ब्रिटेन का। तो यहाँ पर अपना नियम कानून लागू करने लगा, नियम कानून बनाने लगा। यानी अब नियम कानून बनाना शुरू किया तो पहला कौन सा एक्ट पारित किया था, रेगुलेटिंग एक्ट, कब, 1700। रेगुलेटिंग एक्ट जो है अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया, ये पहला अधिनियम था। और इसी अधिनियम के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही भारत पर जो होता है, जो कंपनी काम कर रहा था ना यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी, उस पर संसदीय नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। यानी अब जो भी कंपनी व्यापार की भी करेगा और यहाँ प्रशासन का काम करेगा, और इसके अलावे राजनीति का काम करेगा, उन लोग को नियंत्रण किसके अनुसार करना पड़ा, रेगुलेटिंग। इंग्लिश में रेगुलेटिंग मतलब क्या होता है, नियंत्रण। तो वही होता है कि नियंत्रण करना, रेगुलेट करना। मतलब जो कंपनी यहाँ केवल व्यापार करता था, अब यहाँ पर क्या करेगा, प्रशासन भी करेगा और राजनीतिक क्षेत्र में भी उसका अधिकार रहेगा। अब ये जो काम करेगा वो किस अधिनियम के तहत, पहला कि इससे संसदीय नियंत्रण स्थापित हुआ, कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार भी इसमें नियंत्रण कर दिया गया। अब इस एक्ट में जो प्रावधान किया गया उसी में बता रहे थे ये सब कि पहला क्या था, 1774 में क्या स्थापित किया गया, उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया, जिसमें कितना था, न्यायाधीश 4, एक था मुख्य न्यायाधीश और 3 था अन्य न्यायाधीश। अभी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में अभी वर्तमान में कितना न्यायाधीश है, 31 प्लस एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। इस प्रकार के अभी पूछेगा न्यायाधीशों की संख्या कितना है, डायरेक्ट पूछेगा, आगे हम बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में। न्यायाधीशों की संख्या टोटल 34 है। अब जो यहाँ पर ये पहला पॉइंट था कि उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया है। दूसरा पॉइंट क्या था, एक बंगाल में सरकार का गठन किया गया था, बंगाल प्रेसिडेंसी में। अब सरकार में जो था उसके पहले सोच लीजिए कि दूसरा पॉइंट था कि जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, ठीक ना। और अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, अंतिम गवर्नर, क्योंकि वारेन हेस्टिंग के समय ही कौन सा एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और इस एक्ट के तहत कह दिया गया, प्रावधान कर दिया गया कि जो बंगाल का गवर्नर हो क्या होगा, बंगाल के गवर्नर जनरल। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन रहा, वारेन हेस्टिंग। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन रहा, वारेन हेस्टिंग, प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर, ठीक ना। तो ये चीज याद रखिएगा ध्यान में। आगे आएगा फिर भारत का गवर्नर जनरल कैसे बना, फिर वाइसराय, नाम सुने नहीं, वाइसराय फिर आया, गवर्नर जनरल आया, वो सब इसमें एक्ट में बताएंगे। तो दूसरा पॉइंट था कि बंगाल का गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल हो गया। अब बंगाल में एक सरकार का स्थापना किया गया। अब वो सरकार कितने सदस्य का था, 5, एक था गवर्नर जनरल और 4 सभी क्या करता था, मिलकर शासन करता था, सब मिलकर शासन करता था। चौथा पॉइंट क्या था कि ये प्रावधान कर दिए गए इस अधिनियम में कि कंपनी के जो भी कर्मचारी है वो कर्मचारी किसी से रिश्वत नहीं लेगा, किसी भारतीय से उपहार नहीं लेगा और कोई अपना निजी व्यापार भी नहीं करेगा, ठीक ना।
तो ये कानून बना दिया, इसी एक्ट के अनुसार जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना काम करने लगा, व्यापार भी करने लगा और शासन भी करने लगा, ठीक ना। क्योंकि उपनिवेश होने के बाद शासन कैसे चलेगा, किसका जिम्मेवारी है, ब्रिटेन का है, ब्रिटेन अपना अनुसार चलाएगा। तभी ये आया कि भारत को नियंत्रण के रूप में कैसे चलाना है, इसलिए इसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरा क्या है, कौन सा एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या किया गया, इसमें किया गया कि जो भी त्रुटि किसमें रहा, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी त्रुटि रहा उन त्रुटियों को दूर किया गया। कौन सा अधिनियम से, 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें क्या किया गया कि यहां पर जो होता है, नाम सुने होंगे बंगाल बिहार उड़ीसा, कि नहीं सुने, बंगाल बिहार उड़ीसा को दीवानी अधिकार मिला था। किसको मिला था, रॉबर्ट क्लाइव को दीवानी अधिकार। उसका भी देखिए यहां पर थोड़ा बता देते हैं। 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक ना। बक्सर का युद्ध होने के बाद 12 अगस्त 1765 में एक संधि हुआ था, बहुत बार एग्जाम में पूछता है हिस्ट्री में, एक संधि हुआ था। कौन सी संधि, इलाहाबाद की संधि। इस संधि के तहत मुगल सम्राट कौन था उस समय बक्सर के युद्ध में, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। उसको 26 लाख का पेंशन दिया गया। कितना पेंशन, 26 लाख का पेंशन देना शुरू किया अंग्रेजों ने, जो बाद में 1857 की क्रांति के बाद हटा दिया गया था। तो इलाहाबाद की संधि हुआ 12 अगस्त 1765। यहां पर इस समय मुगल सम्राट को कितना दिया गया, 26 लाख का पेंशन। बदले में इस संधि के आधार पर अंग्रेजों को मुगल सरकार माने सम्राट के द्वारा बंगाल बिहार उड़ीसा के दीवानी दिया गया था, अधिकार। दीवानी मतलब समझते हैं, नहीं, दो तरह से वर्ड आगे भी आएगा, एक दीवानी होता है और दूसरा होता है फौजदारी। दीवानी जैसे मुकदमा भी केस लड़ने जाइएगा ना कोर्ट में, दो मामला लेता है वहां पर। एक होता है जब सिविल कोर्ट में जाइएगा, जिला कोर्ट में दीवानी मामला होता है, दूसरा फौजदारी मामला होता है। आपका दीवानी मामला है तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगा, और यदि फौजदारी मामला है तो आपके पास सेशन जज के पास जाएगा। सेशन जज वहां पर होता है, ठीक ना। दो जज होते हैं वहां पर, डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज। दीवानी मामला के अंतर्गत अब आता है क्या, दीवानी मामला के अंतर्गत आता है धन संबंधी, पैसा संबंधी, जमीन जायदाद संबंधी है जो भी मामला होता है ना। जैसे अपने में भाई भाई में लड़ाई होता है, गोतिया में लड़ाई होता है, जमीन जगह पे पैसा, उसका केस यदि कोर्ट में करने जाएंगे तो मामला क्या जाएगा, दीवानी, ठीक ना। और अब आपस में लड़ाई कर लिया, भाई भाई गांव घर बहुत सारा लड़ाई होता है, मामला कोर्ट में जाएगा तो क्या मामला कहलाएगा, फौजदारी। नहीं होता एक लड़का मार दिया, तुरंत अपना दोस्त लोग को फौज बुला लेते आता है, लाते आता है ना, फौज लेते आता, मतलब क्यों, लड़ाई लड़ने के लिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं। याद रखिए कभी भी आएगा, बहुत बार आएगा, अभी शुरुआत कीजिएगा। दीवानी मामला क्या होता है, फौजदारी मामला क्या। दीवानी मामला सीधा सीधा याद रखिएगा धन संबंधी, और फौजदारी मामला लड़ाई से संबंधी मामला जाता है, ठीक ना। अब यहां पर क्या मिला था इसको, बंगाल बिहार और ये तीनों का दीवानी मिला था। किस संधि के तहत, इलाहाबाद संधि के तहत। किसको मिला था, अंग्रेजों को मिला था। कौन दिया था, शाह आलम द्वितीय, ठीक ना। शाह आलम द्वितीय जो है ये दिया था अंग्रेजों को। दीवानी मामला अधिकार दे दिएगा, मतलब बंगाल बिहार उड़ीसा में जो राजस्व कलेक्शन करेगा, जो टैक्स कलेक्शन करेगा, वो कौन करेगा, अंग्रेज करेगा, ठीक ना। अंग्रेज पैसा टैक्स वहां कलेक्शन करेगा, लेकिन प्रशासन का काम कौन देखेगा, शाह आलम। प्रशासन पर जितना खर्च है वो शाह आलम द्वितीय देगा, लेकिन पैसा कमाएगा कौन, अंग्रेज, ठीक ना। इसी को बोलते हैं दीवानी मामला, ठीक ना। अब यहां पर ये जो होता है एक्ट ऑफ क्या था, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके तहत जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो त्रुटि था ना,
उसमें इस एक्ट में क्या कर दिया गया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा से संबंधित कानून पारित करने का अधिकार किसको आ गया? अंग्रेज को आ गया, लेकिन बंगाल के सरकार को। बंगाल सरकार भी बताया ना रेगुलेटिंग एक्ट में कि गवर्नर जनरल और 4 सदस्य मिलकर क्या करता था? एक क्या बनाया था? सरकार बनाया था। वो सरकार माने बंगाल का सरकार जो बना था वो कहां का कानून बनाएगा? बंगाल, बिहार और बस इतना ही था इसमें। कोई दिक्कत? लिख लिया जाए, तब आगे एक्ट बताएंगे। लिखे ना 1781 का 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ऐसे बैठे हैं जो उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो आगे समझाएंगे तो समझ लीजिएगा। लिखिए इसको। यह अधिनियम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कमी को दूर करने के लिए लाई गई थी। इस अधिनियम में बंगाल प्रेसिडेंसी के सरकार को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार, उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था। हो गया? तीसरा लिखिए। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट देखिए, इसमें जो है ना दोहरे प्रशासन स्थापित किया गया। दोहरे प्रशासन की स्थापना की गई। दोहरे प्रशासन की स्थापना की गई पिट्स इंडिया एक्ट में। अब दोहरे प्रशासन क्या था? तो यहां पर जो है ना पहला एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बार बार एग्जाम में डायरेक्ट इसी तरह देता है कि दोहरे प्रशासन का व्यवस्था किस अधिनियम में किया गया? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। फिर बोलेगा कि कौन सा अधिनियम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का व्यवस्था किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट। अब बोलिएगा यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है? डायरेक्टर्स ये है व्यापारिक मामले। क्या है ये?
व्यापारिक मामले, और ये है आपका राजनीतिक मामले। मतलब 1773 में क्या किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट में? कंपनी को पर अधिकार नियंत्रण कर लिया था कौन? संसद कर लिया था। कौन संसद? ब्रिटेन के संसद। अब जो वो शासन कर तो सारा मामला क्या क्या देखता था? व्यापार का भी मामला देखता था और प्रशासन का भी मामला देखता था, दोनों देख रहा था ना। इस एक्ट में दोनों अलग कर दिया गया। मतलब एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या देखेगा? व्यापार का मामला, कि कंपनी व्यापार कैसे कर रहा है, कंपनी का व्यापार में कितना लाभ हुआ, कैसे कर रहा है, कितना और बढ़ाना चाहिए, सारा कौन देखेगा? यानी व्यापार से संबंधित निर्णय कौन लेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक ना। लेकिन यदि राजनीतिक प्रशासन से यदि निर्णय लेना पड़ेगा, देखरेख करना पड़ेगा, तो कौन करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। समझे? यही दोहरी प्रशासन है। मतलब पहले एक करता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अब इन लोग के लिए अलग अलग व्यवस्था कर दिया गया। व्यापार का मामला कोई अलग देखेगा और राजनीति का मामला अलग देखेगा। समझ में जा रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी सब पूछेंगे, लास्ट में पूछेंगे, ठीक ना। लिखिए इसको। इस अधिनियम में दोहरे प्रशासन की व्यवस्था की गई। जिसमें नीचे लिखिए, जिसमें डैश, नीचे पहला लिखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डैश देकर व्यापारिक मामले फिर नीचे लिखिए दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल डैश दीजिए राजनीतिक मामले हो गया। चौथा अब शुरू होता है 1793 के चार्टर एक्ट। नाम सुने हैं? चार्टर एक्ट। हिस्ट्री का है कोई नहीं बोलेगा, पता है। हिस्ट्री कोई ऑनर्स राबो करेंगे तो नहीं बोलेंगे। चार्टर एक्ट नाम रहता था, चार्टर एक्ट 1793। 1793 के चार्टर एक्ट। इसमें देखिए क्या प्रावधान किया गया था। अभी क्या था दोहरे प्रशासन में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये जो अंग्रेज था ना, बड़ा शैतान था, खाली पैसा ही चाहिए था उसको। अब पैसा कहां से आ रहा था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसको बड़ा सुरक्षित रखता था वो। अब क्या कर इस अधिनियम के तहत कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जितना भी सदस्य रहे, जितना भी कर्मचारी, उनको वेतन भत्ता कहां से मिलेगा? भारतीय राजस्व से। कहां से मिलेगा? भारतीय राजस्व से। मतलब पैसा कमाइए और इन लोग जो देख रेख कर रहे हैं, कर रहे, खर्चा कौन दे? ठीक ना। हमेशा ब्रिटिश सरकार जो है कंपनी भी हमेशा जो था अपना खाली लाभ को देखा है, भारतीयों के हित में कभी नहीं किया।
बहुत लोग बोलता है अंग्रेज जो होता है, उदारवादी जब हिस्ट्री में पढ़िएगा ना तो लोग बोलता है भगवान तक बोल दिया ब्रिटेन को कि ब्रिटेन ऐसा है, बोला जाता था व्योमचंद्र बनर्जी था कि ऐसा है संसदों की जननी, संसद की जननी मतलब समझे, जहां से जन्म लेता है। तो संसद जो होता है जन्म कहां से लिया है, तो ब्रिटेन से लिया है। ऐसा उदारवादी था ना, एकदम भक्त था, किसी का अंधभक्त बोलता है ना जिस तरह, उस तरह ब्रिटेन उदारवादी। जैसे उग्रवादी आया ब्रिटेन को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया था। फिर क्रांतिकारी तो भारत आजाद हो गया गांधीवादी युग में। तो यहां पर क्या किया इस अधिनियम के तहत, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कुछ नहीं किया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो राजनीतिक मामले के तहत जितना भी कर्मचारी, जितना भी सदस्य होगा, उसका वेतन भत्ता कहां से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से। डायरेक्ट जो बता रहे उसी तरह डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि यह प्रावधान किस अधिनियम में कहा गया था, लिखिए इसको। इस अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान कर दिया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य एवं कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ता भारतीय राजस्व से प्रदान किया जाएगा, भारतीय राजस्व से प्रदान किया जाएगा। पांचवा 1813 के चार्टर एक्ट, लिखिए इसको। 1813 के चार्टर एक्ट 20 वर्ष के अंतराल में चार्टर एक्ट आया था। पहला कब आया, 1893, दूसरा आया 1813, तीसरा कब आएगा, 20 वर्ष का अंतराल कितना होगा, 1833, फिर 20 वर्ष के अंतराल 1853, 4 चार्टर एक्ट आया था और 20 वर्ष के अंतराल पर था। तो 1813 के चार्टर एक्ट, दूसरा चार्टर एक्ट था। अब देखिए इसमें क्या प्रावधान किया गया। पहला जब बताएं कंपनी कब स्थापित हुआ था, 31 दिसंबर 1600 को, ठीक ना। इस समय एलिजाबेथ जो वहां की महारानी थी, वो अधिकार कंपनी को दे दिया गया कि आप जाइए और भारत में व्यापार कीजिए, अधिकार दिया गया था, अधिकार पत्र दिया गया था। इन लोग आए अपना यहाँ पर व्यापार कर रहा था, और वह व्यापार जो है एकाधिकार व्यापार था। वह व्यापार क्या था, एकाधिकार व्यापार था। मतलब कंपनी को अधिकार मिल गया तो दूसरा कोई ब्रिटेन के आदमी आके व्यापार नहीं कर सकता था, ठीक ना। वो अधिकार इस अधिनियम के तहत कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, 20 वर्षों के लिए अधिकार पत्र को क्या कर दिया, बढ़ाया गया। अधिकार पत्र जो दिया था वो कितने वर्ष का, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। कौन सा अधिनियम के तहत, यहां से शुरुआत होता है, स्टेप बाय स्टेप अब चलते जाएंगे, थोड़ा ध्यान देते जाइएगा। 20 वर्षों के लिए अधिकार पत्र, अधिकार पत्र का मतलब कंपनी भारत में 20 वर्ष और जाके यहां पर क्या करेगा, व्यापार करेगा, ठीक। दूसरा, पहले क्या था कंपनी को कि यहां पर भारत में केवल कंपनी पहले व्यापार करता था, उसको क्या मिला था, एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब क्या होता है,
हाँ क्या बोला? मारेंगे, एकाधिकार कहीं पर होता है। अब ये पूरा हजारीबाग में एक एक कोचिंग रहेगा तो डमर सर का एकाधिकार नहीं हो जाएगा? एकाधिकार का मतलब जो एक है, सारा अधिकार बाजार में, जैसे आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे एकाधिकार बाजार, जहां पर विक्रेता एक है, क्रेता अधिक रहेगा। विक्रेता एक रहे तो विक्रेता मनमाना तरीके से बेचेगा कि नहीं? पता चला एक बार गए उसको पूछने तो टमाटर 50 रुपये, जरा सा फिर आगे बढ़े, थोड़ा घूम के आए, तुरते 100 रुपये कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका एकाधिकार है, दूसरा विक्रेता वहां पर नहीं। ठीक ना? तो एकाधिकार का मतलब सीधा सीधी एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे ही एकाधिकार कहते हैं। अब समझ गए? तो ब्रिटेन की कंपनी को यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, भारत में व्यापार करने के लिए क्या प्राप्त था? पहले एकाधिकार, लेकिन इस अधिनियम के तहत एकाधिकार खत्म कर दिया गया। क्यों खत्म किया गया? इसका भी रीजन था। क्यों? पहला रीजन यही था कि ब्रिटेन के अन्य जो व्यक्ति था ना वहां ब्रिटेन में, उन लोग कहने लगा, आवाज उठाने लगा, विरोध करने लगा। जैसे अभी यहां पर चल रहा है ना झारखंड में, झारखंड आंदोलन फिर से बढ़ रहा है, जयराम टाइगर ना, उसके द्वारा अपना स्थानीय भाषा की सब के लिए चलाया जा रहा है। तो एक लड़ाई लड़ रहा है ना, कुछ मुद्दा अपना उठाया। उसी तरह ब्रिटेन में जो है ना 1813 आते मैंने यहां तक इस समय तक ले ब्रिटेन में आवाज उठने लगा कि ब्रिटेन में केवल कंपनी को ही अधिकार क्यों दिया गया व्यापार करने के लिए? ब्रिटेन के और लोगों को अधिकार दिया जब व्यापार करने के लिए, हम लोग भी पैसा वाला, हम लोग भी जाके वहां व्यापार करेंगे ब्रिटेन में। तब क्या किया इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार, कंपनी के एक अधिकार क्या कर दिया गया? भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्या करने के लिए? व्यापार करने का जो एकाधिकार था वो समाप्त करके क्या किया गया? तीसरा पॉइंट है कि समाप्त करके किया गया कि ब्रिटेन के अन्य व्यक्ति जो था ना, उन लोग को भी भारत में व्यापार करने का अनुमति दे दिया गया। यानी इस अधिनियम के तहत ब्रिटेन के अन्य व्यक्तियों ने भी भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो गई। ठीक ना? यानी भारत में अन्य ब्रिटेन के जो भी अन्य सदस्य थे, अन्य नागरिक थे, उन्हें भी भारत में व्यापार करने का अधिकार मिल गया। लेकिन कंपनी का जो अधिकार था ना, वो केवल भारत में एक अधिकार का समाप्त कर दिया गया कि भारत में अकेले व्यापार नहीं कर सकते हैं, ब्रिटेन के अन्य व्यक्ति भी आके यहाँ ब्रिटेन में, भारत में व्यापार करेगा। लेकिन कंपनी को जो होता है चीन एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के एकाधिकार को बरकरार रखा गया। मतलब भारत के साथ व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिए कंपनी का, लेकिन चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों का मतलब फिलीपींस वगैरह जितना भी चीन के आसपास, इधर मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह, वो सारा देशों, जापान के साथ, पूर्वी देशों के साथ क्या चीज का व्यापार? चाय के व्यापार की एकाधिकार बरकरार रखा गया। ठीक ना? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें 5वां पॉइंट है कि इस अधिनियम के तहत पहले क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना मुख्य उद्देश्य भारत आने का व्यापार करना। अब ब्रिटेन का जो है यार ईस्ट इंडिया कंपनी का 2 उद्देश्य यहां से बन गया। पहला व्यापार करना और दूसरा है ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार। क्योंकि इस अधिनियम के तहत 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जो ईसाई पादरी यूरोप में थे, उन ईसाई पादरियों को भारत में आकर धर्म प्रचार के लिए क्या दे दिया गया? अनुमति दे दिया गया कि आप आइए। उन लोग ने विरोध किया कि हम लोग अपना ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, हम लोग को भारत में आके ईसाई धर्म को प्रचार के लिए हमको अनुमति दे दिया जाए। ठीक ना?
उसके बाद इस अधिनियम के तहत पादरियों को, जो ईसाई पादरी होते हैं, उनको अनुमति दे दिया गया। भारत आया और ऐसा धर्म प्रचार किया कि लगभग भारत में ईसाई लोग बढ़ गया ना। ईसाई एक भी नहीं था, ऐसा मत सोचे कि ईसाई पहले से यहाँ पर है, कोई धर्म नहीं था यहाँ, केवल बाकी सनातन के से ही सब जो यहाँ का जो धर्म था वो अलग हुआ। जैसे कि सबसे सनातन था, सनातन से कौन बना सबसे पहले? दूसरा धर्म जानते हैं? जैन बना, ठीक ना। सनातन से ही जैन बना। जैन के बाद कौन बना? बौद्ध बना, ठीक ना। जैन तो उतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं दिखाया, लेकिन बौद्ध धर्म वाले ना बहुत प्रभावशाली दिखाया। उन लोग खाली भारत में ही प्रचार नहीं किया, वो यहां से छोड़ के पूरा विश्व में भी लगभग प्रचार करने गया। आज देखिएगा जितना भी आप थाईलैंड, मलेशिया जो चीन, उनमें बौद्ध है, वो सब धर्म प्रचार का ही प्रभाव है कि आज वो सब देश में बौद्ध धर्म मिलता है। और बौद्ध धर्म यहीं से उत्पत्ति हुआ, शुरुआत हुआ। ये बौद्ध धर्म का भारत में इतना प्रभाव चल रहा था ना, बौद्ध धर्म के लोग इतना आकर्षित हो रहा था क्योंकि सनातन धर्म में बहुत सारा आमंडन आ गया था, बहुत सारा त्रुटियां आ गया था। इसीलिए सनातन धर्म छोड़कर लोग किधर जा रहा था? बौद्ध धर्म में। इसीलिए 8वीं से 13वीं शताब्दी, 8वीं से 13वीं शताब्दी तक, 8वीं से 13वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म की और हिंदू जो सनातन जो बढ़ रहा था ना, बौद्ध धर्म अपना रहा था, इसको रोकने के लिए पहली बार, याद रखिएगा, भक्ति आंदोलन भारत में चला था। कब? भक्ति आंदोलन कब से कब तक? 8वीं से 13वीं शताब्दी। अब भक्ति आंदोलन पहली बार इतना चला, दूसरी बार भी चला। दूसरी बार कब चला था? 13वीं से 16वीं शताब्दी तक। 13वीं से 16वीं शताब्दी क्यों चला? ये तो चला कि बौद्ध धर्म बहुत प्रभावशाली दिखा रहा था, प्रचार प्रसार कर रहा था, अपना धर्म विस्तार कर रहा था, सनातनियों को अपने धर्म में रहने के लिए ये चलाया गया था भक्ति आंदोलन। दूसरा चलाया था 1613। उसके बाद देखिए 12वीं शताब्दी में 1206 से कौन सा सल्तनत का स्थापना हुआ भारत में? दिल्ली सल्तनत। उसके पहले यहाँ पर एक भी मुस्लिम नहीं था, ठीक ना। पहले बौद्ध भी नहीं था, बौद्ध तो यहीं से। अब जो है बौद्ध, मुस्लिम धर्म यहाँ पर आया, इस्लाम ने दिल्ली सल्तनत। उसके बाद इन लोग इतना प्रभाव दिखाने लगा कि मुस्लिम धर्म के जो एथी होते थे, चिश्ती वगैरह, बहुत सारे देखते होंगे, मोहिउद्दीन चिश्ती सब थे ना, इन लोग अपना ऐसा भक्ति आंदोलन चलाते थे कि इस सबको जो है, एक तो पहला आक्रमण से कन्वर्ट किया लोगों को, यहाँ के भारतीयों को, और दूसरा है कि इन लोग भक्ति आंदोलन भी चला रहा था, जिसके वजह से लोग आकर्षित हो रहा था। इनसे फिर बचाने के लिए जो भारत के जो है साधु संतों ने थे, ये तो शंकराचार्य के द्वारा चलाया गया था। फिर बहुत सारा जो थे, गुरु नानक ये सब हुए हैं अपना सिख के लिए, कबीरदास भी हुए हैं, आपका नामदेव वगैरह ये सब जो है, रामाराम ये सब जो है, बहुत सारा ऐसे लोग थे जो अपना भक्ति आंदोलन चलाए। मतलब पहले कौन था? सनातन। सनातन से ही कौन अलग हुआ? जैन। सनातन से ही बौद्ध अलग हुआ। सिख तो बाद में अलग हुआ, सनातन से ही अलग हुआ, लेकिन सिख बाद में। बाकी दो धर्म जो थे, ईसाई और आपका मुस्लिम तो वहां पर आपका इस्लाम धर्म का उदय हुआ मक्का में, मतलब सऊदी अरब में। और ये ईसाई वाला जो था वो कहां पर? ब्रिटेन, मैंने अपना विदेश में, मैंने भारत में जो इन लोगों को कोई वर्चस्व नहीं था। दोनों अपना धर्म प्रचार के लिए किए थे। तो ये जो था ना 1813 का चार्टर एक्ट, इस चार्टर एक्ट में ईसाई पादरियों को अनुमति दे दिया गया कि अब भारत आइए और भारत में अपना धर्म प्रचार कीजिए, ठीक ना। बार बार क्वेश्चन देता है कि किस अधिनियम के तहत ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत में ईसाई पादरियों के आने की अनुमति दे दिया गया? तो 1813 के चार्टर है। कोई दिक्कत? लिखिए। सोच रहे हैं, मतलब सुनते सुनते नींद आने लगता है। अभी पूछेंगे सब नींद फट जाएगा। कितना पॉइंट था ये? हो 5 पॉइंट था ना। लिखिए। इस अधिनियम में कई प्रावधान किए गए।
पहला, इस अधिनियम के तहत भारत में व्यापार के लिए कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा लिखिए, इस अधिनियम के तहत भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तीसरा, इस अधिनियम के तहत ब्रिटेन के अन्य नागरिकों को ब्रिटेन के अन्य नागरिकों को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। चौथा, इस अधिनियम के तहत कंपनी को चीन एवं पूर्वी देशों के साथ चाय की व्यापार के एकाधिकार को बरकरार रखा गया। पांचवा, इस अधिनियम के तहत यूरोप के ईसाई पादरियों को धर्म प्रचार के लिए भारत आने की अनुमति प्रदान की गई। अगला एक्ट लिख दीजिए। 13 हुआ ना? 1833 के छठा है कि पांचवा? 1833 के चार्टर एक्ट, 1833 के
चार्टर एक्ट। समझ में आया? हैं? पूछे? धड़कन तेज हो जाता है। पूछ लेते हैं, रुकिए। बताइए, किसको पूछें? चलो आप ही बताओ, समझ में आया सब? आए? नहीं आया ना? बोलो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देखता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दूसरा नहीं बोलना है। आप बतलाइए, आपको बोल रहे हैं, आप ही को पीछे मत देखिए। हाँ, इस तरह बोलिए, राजनीतिक मामला। आप बताइए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या देखता था? हाँ, व्यापारिक मामला। आप बताइए लाइट जी। हाँ, लास्ट में आप बताइए कि पहला जो चार्टर एक्ट तक कब आया था? डरिएगा नहीं, मार और डंडस नहीं रहे हैं। 1783 नया उत्पत्ति कर दिया। आप बताइए, आप फिर पिलर के पास। हाँ, 1793। आप बताइए जी, आप बताइए कि 2 पॉइंट जो 1813 चार्टर एक्ट में जो प्रावधान किया गया, 1 पॉइंट भी बताइए, छोड़िए 2। खत्म। एक कान से सुने, दूसरा कान से निकला, तीसरा कान में एग्जाम में खत्म। अब बताइए, 1813 का जो चार्टर एक्ट बताएं, कितना पॉइंट लिखा है? 5। एक आपको पूछे हम? इसको पूछ रहे हैं। आप बताइए, आप 20 वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये कौन नियम है? एकाधिकार को बढ़ा दिया गया। कहां? भारत के लिए? अरे उसमें ये था कि 20 वर्षों के लिए अधिकार पत्र को बढ़ा दिया गया, मतलब 20 वर्ष और व्यापार कर सकता है। अब अगला जो बनाएंगे, बताएंगे ना 33 वाला, उसमें बताएंगे कि जो 20 वर्ष है 1813 का चार्टर एक्ट में बढ़ाया गया था कंपनी का व्यापार करने, वो समाप्त कर दिया गया। सिस्टम के अनुसार चलिएगा तभी यहाँ का नियम है। अब ये जो एक्ट है ना, एक दूसरे से लिंक है, और सारा एक्ट यही संविधान का विकास कैसे हुआ तभी पता चलेगा। और एक क्लास मिस कीजिएगा तो बीच में आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी तो हम ही मिस कर रहे हैं 4 दिन। ठीक है, चलिए आप बताइए लास्ट। हाँ, ये 1793 का जो चार्टर एक्ट है उसमें क्या प्रावधान किया गया? हाँ, मैंने सही बोल रहा है कि जो कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य और कर्मचारी, उसका वेतन बढ़ते रहे। अब देखिए, जो सोना बढ़िया ध्यान दिया तो समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, बाकी आप लोग का मेहरबानी। चार दिन क्लास ऐसा नहीं चलेगा, नहीं क्लास चलेगा, लेकिन दूसरा सर लेंगे। हम केवल 4 दिन के लिए छुट्टी में जा रहे हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, कंपनी के नाम था ना? हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी, वही कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। एकदम पिक पॉइंट पर खड़ा है। हो गया सर।